Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I teach you economics. सो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो ने दी थी। इससे पहले जो है हमने एक और थ्योरी पढ़ी है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी थी और इसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं चेक किया तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम इस थ्योरी की बात करते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बारे में। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरी जो है वो किसने दी है? ये थ्योरी दी है डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, और रिकार्डो का क्या कहना है इस थ्योरी में? तो रिकार्डो का यहाँ पे ये कहना है कि जो कंट्री है वो अपनी ईच कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज कॉमोडिटीज़। वो अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो उन कॉमोडिटीज़ में करेगी और प्रोडक्शन उन कॉमोडिटीज़ पे करेगी या गुड्स पे करेगी जिसमें उसका मैक्सिमम जो है कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। ठीक है, जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा होगा और डिसएडवांटेज, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जो है वो कम होगा। ठीक है, तो वो किस चीज़ को प्रेफर करेगी? यहाँ पे और आएगा। ठीक है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगी? जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्शन में उसकी कॉस्ट कम हो, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। ठीक है, वही कॉमोडिटी की और उसी चीज़ की जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो दस अ कंट्री विल एक्सपोर्ट दोज कॉमोडिटीज़ इन विच इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज इज़ ग्रेटेस्ट। मतलब कि वो एक्सपोर्ट भी उन्हीं चीज़ों का करेगा जहाँ पे उसका कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो ग्रेटेस्ट है और उसका लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। मतलब कि उसकी कॉस्ट जहाँ पे कम लग रही है, उसको टैरिफ्स जहाँ पे कम देने पड़ रहे हैं, टैरिफ्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती, तो पर जहाँ पे उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा कम होगा वो उन कॉमोडिटीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों की प्रोडक्शन करेगा, उसी गुड की प्रोडक्शन करेगा जहाँ पे उसका मैक्सिमम कंपैरेटिव एडवांटेज होगा और उसी चीज़ की जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके अजम्पशंस की और। अच्छा, ये थ्योरी जो है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये 2x2x1 के मॉडल को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, 2x2x1 का मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, दो कॉमोडिटीज़ हैं, कॉमोडिटीज़ और गुड्स, और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और जो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? लेबर। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी लेबर के यूनिट्स है वो सारे के सारे होमोजीनियस है। लेबर इज़ परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री। परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री का मतलब क्या है कि एक कंट्री के अंदर जो है लेबर परफेक्टली मोबाइल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है कंट्री के अंदर ही। मान लो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ईजिली जा सकती है, पर परफेक्टली इमोबाइल है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है लेबर नहीं जो है वो ट्रेवल कर सकती या काम करने के लिए नहीं जा सकती। आगे, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस। जो भी हमने दो गुड्स की बात करी उसकी जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो जो है कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस के ऊपर जो है वो काम करेगी। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको कि ये 2x2x1 का जो है वो मॉडल है। प्राइसेस ऑफ टू कॉमोडिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द लेबर कॉस्ट। मतलब कि जितना हम लेबर लगाते जाएंगे, लेबर की जितनी कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्राइसेस को रखेगा, उन गुड्स के प्राइसेस को रखेगा। देन इज़ द टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है रिकार्डो के द्वारा। दूसरी चीज़, फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज़। उन्होंने बोला है फ्री ट्रेड है और कोई भी टैरिफ्स भी नहीं लग रहे। ठीक है, मतलब कि कोई ट्रेड बैरियर्स, कोई टैरिफ्स नहीं है और फ्री ट्रेड है यहाँ पे। मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा फ्री हो रहा है। उसके बाद कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं लग रही। ठीक है, अब इन चीज़ों को हम बाद में जो है वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, अभी के लिए अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। आगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड। अब एक कंट्री में जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो
फुली जो है एम्प्लॉयड है, मान लो कि लेबर लगी हुई है, ठीक है। अब लेबर को, अगर लेबर विलिंग है एंड लेबर एबल है तो उसको जॉब मिल रही है। ये भी कहना है, ये भी कहा गया है डेविड रिकार्डो के द्वारा कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ द लेबर, वो फुली एम्प्लॉयड है। यहाँ पे उसको कंप्लीट जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सारी की सारी लेबर को कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आगे बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो रिकार्डो के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, रिकार्डोज प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या बताता है कि पोर्टुगल इज़ मोर एफिशिएंट दैन इंग्लैंड इन बोथ वाइन एंड क्लॉथ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका डायग्राम बनाती हूँ, इसका एक टेबल बनाती हूँ। यहाँ पे हम दो कॉमोडिटीज़ लेंगे, वाइन एंड क्लॉथ, और दो कंट्रीज़ लेंगे, पोर्टुगल एंड इंग्लैंड। तो वाइन की जो पर यूनिट लेबर कॉस्ट है, ठीक है, मतलब लेबर कितने आवर्स यहाँ पे काम कर रही है, 80 कर रही है, यहाँ पे 90 कर रही है, यहाँ पे 120 एंड यहाँ पे 100। ओके, तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपने इस मॉडल की बात करें, इस थ्योरी की बात करें तो दो कंट्रीज़ है, इंग्लैंड और पोर्टुगल, ठीक है, और दो हमारी कमोडिटीज़ है, वाइन और क्लोथ की प्रोडक्शन हो रही है दोनों ही कंट्रीज़ में, ठीक है। और एक जो है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज़ लेबर। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि पोर्टुगल का कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इंग्लैंड। कैसे देखते हैं, पोर्टुगल का अगर बात करूँ तो पोर्टुगल में वाइन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही है, 80, ठीक है, मतलब कि लेबर का जो काम है यहाँ पे 80 आवर्स ऑफ लेबर से जो है मैं वाइन जो है वो वाइन बना रही हूँ, पर इंग्लैंड में 120 आवर्स ऑफ लेबर मुझे लग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर क्लोथ की बात करें, पोर्टुगल में मुझे 90 लग रहे हैं, ठीक है, और इंग्लैंड में मुझे 100 जो है वो लेबर आवर्स जो है या पर यूनिट कॉस्ट जो है मुझे पड़ रही है। अब अगर देखो तो पोर्टुगल का यहाँ पे एडवांटेज हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 80 है, मतलब कि यहाँ पे मुझे कम जो है वो खर्चा लग रहा है या कम मुझे लेबर आवर्स लग रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड में मुझे 120 लग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे पोर्टुगल का वाइन में, पोर्टुगल और इंग्लैंड का, पोर्टुगल एंड इंग्लैंड एक जगह ले लेती हूँ, ठीक है, तो वाइन में कंपैरेटिव कॉस्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है, पोर्टुगल का है, ठीक है, वाइन में। और क्लोथ में बात करूं तो क्लोथ में भी देखो कि पोर्टुगल का ज़्यादा जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे मुझे 90 लग रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स, और यहाँ पे मुझे जो है वो 100 लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी मुझे जो है, तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो पोर्टुगल का ज़्यादा मैक्सिमम जो है, मतलब उसकी सुपीरियॉरिटी है यहाँ पे, और वहाँ यहाँ पे जो है वो उसको मैक्सिमम जो है वो एडवांटेज मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कमोडिटीज़ के बीच की बात करें तो वाइन और क्लोथ में पोर्टुगल सबसे ज़्यादा वाइन में एडवांटेजेस कमा पा रहा है, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड क्लोथ में एडवांटेज उसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हमने पर्टिकुलरली जो है वो डिस्कस किया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पोर्टुगल हैज़ comparative advantage over England in both goods, wine plus cloth। दूसरी चीज़, पोर्टुगल हैज़ वन तेज जाएगा यहाँ पे, इसको रब करके,
और इसमें बात करूँ, पोर्टुगल हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन दैन क्लोथ। और इंग्लैंड की बात करूँ, इंग्लैंड हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लोथ दैन वाइन। ठीक है, तो ये हमने इसका अभी तक का कंक्लूजन निकाला। आगे हम बात करते हैं। अब अगर मैं कॉस्ट रेशियो डिफरेंसेस की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे कॉस्ट डिफरेंस जो है ज़्यादा किसमें, मैं कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं रिलेटिवली, तो हायर मुझे जो है पोर्टुगल में मुझे जो है लेबर प्रोडक्टिविटी वाइन की जो है मुझे 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। कैसे, हम देखते हैं इसको। हम पोर्टुगल का पहले निकालते हैं, पोर्टुगल। तो देखो यहाँ पे मुझे पोर्टुगल और इंग्लैंड के बीच में अगर मुझे वाइन का मुझे कंपैरेटिव कॉस्ट कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूँगी, इनके रेशियोज़ करती हूँ। ठीक है, तो मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये कट जाएगा तो ये मुझे मिल जाएगा 2/3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मुझे अगर मैं इनको करूँगी तो ये मुझे 1.5 टाइम्स, ठीक है, ये 1.5 टाइम्स यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट मीन्स दैट द पोर्टुगीज और द पोर्टुगल लेबर प्रोडक्टिविटी इन वाइन और इन वाइन दैन द इंग्लैंड इज़ 1.5% मोर। ठीक है, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता लग रही है कि पोर्टुगल की जो है मेरी पोर्टुगल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, वाइन में। सो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मुझे कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे मुझे कितना एडवांटेज मिल रहा है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा जो है एडवांटेज मिल रहा है मुझे इंग्लैंड से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्लोथ की बात करूँ तो क्लोथ में ये हो गया वाइन। ठीक है, अब क्लोथ की बात करते हैं। तो क्लोथ में अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ 100/90। तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मुझे 1.1 समथिंग, ठीक है, मुझे इतना टाइम्स जो है ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। पोर्टुगीज़ को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे भी जो है ये पोर्टुगीज़ है और ये है हमारा इंग्लैंड। ठीक है, तो पोर्टुगीज़ को यहाँ पे भी जो है वो ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है दैन जो है वो दैन द इंग्लैंड क्लोथ के मामले में भी। अब आगे देखो, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी करा है, इसको हम जो है वो मेजर करके देख रहे हैं, कॉस्ट रेशोज़ के डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की मैंने बात करी थी कि जो इंग्लैंड है उसको क्लोथ में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है दैन जो है वाइन प्रोड्यूस करने का। तो अब ये दोनों कंट्रीज़ कैसे जो है वो एक्सपोर्ट करेंगी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगी या ट्रेड कैसे करेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर पोर्टुगल को दोनों चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो दोनों को दोनों चीज़ें जो है वो पोर्टुगल बनाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ही ट्रेड के बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी वो बेस्ट चीज़ बनाएगी, वो बेस्ट चीज़ प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे उसको कंपैरेटिवली दोनों गुड्स में से ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, जहाँ पे उनकी कॉस्ट कम लग रही है। जैसे पोर्टुगल में मुझे वाइन में मैंने बताया कि ज़्यादा जो है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो पोर्टुगल क्या करेगा, मैक्सिमम जो है वो वाइन प्रोड्यूस करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा इंग्लैंड को। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड अपना क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और उसको ही एक्सपोर्ट करेगा टू द पोर्टुगल। ठीक है, अब आगे यहाँ पे अगर देखो ये हमने पढ़ा था, डेविड रिकार्डोस प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज शोज दैट इवन इफ पोर्टुगल इज मोर एफिशिएंट, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट है इंग्लैंड से इन प्रोड्यूसिंग बोथ वाइन एंड क्लोथ, ट्रेड बेनिफिट
ट्रेड बेनिफिट्स बोथ, तो यहाँ पे जो है ट्रेड दोनों को ही बेनिफिट करेगा। कैसे करेगा? पोर्टुगल हैज़ ग्रेटर एडवांटेजेस इन वाइन वाइल इंग्लैंड इज लेस इनएफिशिएंट इन क्लोथ। इनएफिशिएंट मतलब कि क्लोथ में फिर भी उसका एडवांटेज बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है, ही इज जो इंग्लैंड है वो ज़्यादा इनएफिशिएंट है उसमें। इफ़ ईच कंट्री स्पेशलाइजेस पोर्टुगल इन वाइन, ठीक है, अगर पोर्टुगल वाइन में स्पेशलाइज होता है और प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम करता है और इंग्लैंड क्लोथ में ज़्यादा करता है, एंड ट्रेड्स बोथ गेन, ठीक है, तो दोनों को ही जो है वो ट्रेड में गेन होगा। पोर्टुगल विल एक्सपोर्ट वाइन एंड इम्पोर्ट क्लोथ एज लॉन्ग एज शी गेट्स ओवर, शी मीन्स यहाँ पे पोर्टुगल गेट्स ओवर 0.88 यूनिट्स ऑफ क्लोथ। हाँ जी, सो यहाँ पे पोर्टुगल विल एक्सपोर्ट वाइन एंड इम्पोर्ट क्लोथ एज लॉन्ग एज शी मीन्स यहाँ पे पोर्टुगल गेट्स ओवर 0.88 यूनिट्स ऑफ क्लोथ पर वाइन यूनिट, एंड इंग्लैंड बेनिफिट्स इफ शी गिव्स लेस देन 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ पर वाइन। अब इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात करी यहाँ पे पोर्टुगल की बात करें तो वाइन और क्लोथ की रेशियोज जाने, तो यहाँ पे क्या था 80 था और यहाँ पे 90 था, है ना, ये वाइन और क्लोथ का 80 और 90। तो अगर इसकी रेशियोज निकालेंगे तो मुझे ये कितना पड़ेगा 0.88 ये पड़ेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 0.88 ही पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लैंड को देखें तो वाइन ओवर क्लोथ यहाँ पे कितना पड़ रहा था 120 वाइन और क्लोथ पड़ रहा था 100। अगर इसको मैं करके देखूँ तो यहाँ पे मुझे 1.2 सॉरी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 1.2, ठीक है। जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे 1.2 आएगा और इधर डिवाइड करके देखेंगे तो 0.88 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ जो थी ना कि पोर्टुगल विल एक्सपोर्ट वाइन एंड इम्पोर्ट क्लोथ एज लॉन्ग एज शी गेट्स ओवर 0.8 यूनिट्स ऑफ क्लोथ, ठीक है। अब पोर्टुगल का क्लोथ किस हिसाब से पड़ रहा है 0.88 यूनिट्स पर वाइन जो है वो उसको क्लोथ पड़ रहा है, और इंग्लैंड को कहाँ बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसको 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ पड़ रहा है पर वाइन, ठीक है ना। शी गिव्स लेस देन 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ पर वाइन, मतलब कि वो कितना एक्सपोर्ट कर पा रही है, इंग्लैंड कितना एक्सपोर्ट कर पा रही है 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लोथ जो है वो एक्सपोर्ट कर पा रही है इन किसके बदले, वाइन के बदले। ट्रेड बेनिफिट्स, ट्रेड बिटवीन दोनों के ट्रेड जो है वो किस हिसाब से दोनों को बेनिफिट करेंगे। एक को जो है 0.88% का 0.88 जो है वो उसको बेनिफिट मिलेगा, एक को जो है 1.2 यूनिट्स ऑफ जो है वो बेनिफिट दोनों नेशंस को मिलेगा। तो ये था इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे रिकार्डो का ये कहना है मेनली, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक ईजी लैंग्वेज में या लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो कोई भी दो कंट्रीज़ है वो उस हिसाब से ही ट्रेड करती है जहाँ पे उन दोनों को गेन होता है। मतलब कि अगर इवन इफ उसको अपने घर पे जो है कॉस्ट ज़्यादा भी पड़ रही है दो कमोडिटीज़ के कंपैरेटिव, अगर उसको कोई जहाँ पे कम कॉस्ट पड़ेगी वो उसी को ही एक्सपोर्ट करेगा। अब इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया में स्पाइसेस, टी और राइस ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे उनको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उनको कॉस्ट कम लग रही है और उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है इंडिया को, तो ये चीज़ें जो है इंडिया एक्सपोर्ट करती है। ऑन द अदर हैंड इम्पोर्ट क्या क्या चीज़ें करती है, जैसे वॉर इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी, ठीक है, या कोई भी चीज़। तो इस हिसाब से अब इसमें भी ऐसा अब इनको भी यहाँ पे भी जो है वो फ़ायदा, अब उनको जो अगर मान लो यूएस से कर रही है इंपोर्ट, तो यूएस को वहाँ पे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, ठीक है, यूएस को वहाँ पे जो है वॉर इक्विपमेंट्स जो है वो बनाने उनका फ़ायदा है, तो वो उस चीज़ों के बदले जो है वो राइस या स्पाइसेस या ये सब चीज़ें हमसे ख़रीदते हैं। तो ऐसा होता है, ट्रेड जो है इस तरीके से चलता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ऐसा रिकार्डो का कहना था, ठीक है। बाकी आगे हम इसके आगे पढ़ते हैं, इसका कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन में यही बताया हुआ है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज लीड्स टू द कंक्लूजन दैट ईच कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट इन विच दे इंजॉयज द मैक्सिमम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। जहाँ पे उनका जो है मैक्सिमम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होगा वही जो है वो कंट्री जो है उन्हीं गुड्स को जो है अपनी प्रोडक्शन में स्पेशलाइज, मतलब अपनी प्रोडक्शन में बढ़ाती जाएगी, और एज बाय डूइंग सो इट विल बी एबल टू ऑब्टेन अ ग्रेटर
टोटल प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे उनको जो है मैक्सिमम जो है वो टोटल प्रोडक्ट मिक्स मिलेगा फ्रॉम इट्स बीइंग इंडोमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं इसके क्रिटिसिज्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये क्वेश्चन आता है, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूँ तो ये हमेशा क्रिटिसाइज मतलब इसी मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि दैट क्रिटिसाइज द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज या क्रिटिसाइज द रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है। तो सबसे ज़्यादा इजी होता है कि जब भी आप एजम्पशंस पढ़ो उसको इस हिसाब से पढ़ो कि आपको उसके जो क्रिटिसिज्म है वो करने भी इजी हो जाए, ठीक है ना। अब कुछ जो एजम्पशंस में चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो हमारी क्रिटिसिज्म ही बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, देखो सबसे पहले हमने बात करी थी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। यहाँ पे जो लेबर थ्योरी की बात है, वहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात है, ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन थी जो हमने सबसे पहले ली थी। फिर उसके बाद स्टैटिक एजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला था कि जो प्रोपोर्शंस है वो फिक्स्ड है, हर जो लेबर है वो हर यूनिट जो है वो सेम जो है कांस्टेंट जो है वो लेबर जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, या हर यूनिट जो है वो होमोजीनियस है। तो ये भी एक एजम्पशन जो है वो गलत है कि यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था इधर ये रहा, हाँ, ऑल लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस, ये भी जो है हमारा क्रिटिसिज्म बनता है। देन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, यहाँ पे जो कांस्टेंट कॉस्ट की बात करी गई है ये भी एक अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है। फिर उन्होंने बोला कि टू कंट्रीज टू कॉमोडिटीज़ का मॉडल भी अनरियलिस्टिक है, ऐसा भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये चीज़ कही। फिर उन्होंने बोला अनरियलिस्टिक एजम्पशंस ऑफ फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड का एजम्पशन है ये तो सबसे बड़ा जो है वो क्रिटिसिज्म है। रीज़न बीइंग कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री ट्रेड हो रहा है, मतलब कि कोई भी उनको टैरिफ्स नहीं लग रहे, कोई भी यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स नहीं हो रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। निग्लेक्ट्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही बोला है कि टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम अपनी जो है मतलब हमारी डिकेड्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं विद इन द मतलब थ्रू द सेंचुरीज, वी नो दैट कि टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने तरक्की करनी है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, तो हमें टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अनरियलिस्टिक असम्पशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे बात करी गई है कि रिकार्डो के अकॉर्डिंग यूजुअली जितनी भी क्लासिकल थ्योरीज हैं हमारी वो यही बोलती है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की जो है वो सिचुएशन अराइज होती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, लोग यहाँ पे काम तो करना चाहते हैं, लोग विलिंग भी है, लोग एबल भी है, पर उनको काम मिल नहीं रहा। तो ये जो है एक बहुत बड़ी जो एजम्पशन थी, ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म बन जाता है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ हों उनके लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। कंसिडर्स ओनली सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो सप्लाई साइड है उनके ऊपर फोकस करते हैं, डिमांड साइड के ऊपर फोकस नहीं करते, तो ये भी एक जो है वो क्रिटिसिज्म बन जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में जो है हमने डेविड रिकार्डो की कंप्लीट थ्योरी को जो है अच्छे से पढ़ा है, हमने उसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज करा है, उसके एजम्पशंस करे थे, फिर उसके बाद उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करी थी विद द टेबल एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। कॉस्ट डिफरेंस को हमने जाना कि कैसे उसको निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जो है आज की क्लास में डिस्कस करी हैं। अब अगली क्लास में जो है हम और जो है थ्योरीज जो है जैसे मॉडर्न थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। हेक्टर ऑलिन की थ्योरी है जो बहुत फेमस थ्योरी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।